हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज का जो वीडियो लेक्चर है दैट इज़ अ फर्स्ट वीडियो ऑफ योर मार्च करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन से टॉपिक है? अगेन योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ मार्च 2023 और इसमें हम जितने भी पॉसिबल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। तो उससे पहले इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी यू कैन बाय द नेम दीक्षा शर्मा, जहाँ पर हमने स्टार्ट कर रखा है जीएस पेपर 3 और साइंस एंड टेक वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अराउंड आपकी 72 के आसपास क्लासेस कवर हो चुकी हैं। सो यू कैन वॉच देम इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर। चलो, तो जो फर्स्ट टॉपिक है मार्च 2023 का दैट इज़ अबाउट द पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो ये है आपका गुजरात और यहाँ पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। तो यहीं पे आपका पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 2 ऑर्फन्ड टाइगर कब्स जो हैं उनको बचाया गया फ्रॉम पंधार कवाड़ा फॉरेस्ट रेंज इन महाराष्ट्र हैव बीन मूव टू पेंच टाइगर रिजर्व। तो 2 छोटे छोटे कब्स थे टाइगर के, तो उनको बचाया गया है पंधार कवाड़ा फॉरेस्ट रेंज से, जो कि महाराष्ट्र में ही है, और इनको पेंच टाइगर रिजर्व में रख दिया गया है। अब पेंच टाइगर रिजर्व जो है इसकी थोड़ी सी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक तो इसको रिवर पेंच के नाम पे ही रखा है और ये जो आपकी पेंच रिवर है ये फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू रिजर्व। इस तरह से अगर दिस इज योर पेंच तो ये पेंच रिवर इस तरह से पास करेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये आपकी जो सतपुड़ा हिल्स आती हैं इन सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कॉन्टिन्यूज टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो जो सतपुड़ा रेंज है जो कि आपके मध्य प्रदेश और एक्सटेंड करती हुई महाराष्ट्र में चली जाती है, तो वहाँ पे लाई करती है। फ्लोरा की बात करें अगर, यानी कि प्लांट्स की अगर बात करें तो साल ट्रीज आ जाते हैं, टर्मिनालिस अर्जुन आ जाता है, अर्जुन प्लांट भी जिसको कहते हैं, अमाल्थस फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसको बूटिया फ्रॉन्डोसा भी कहते हैं साइंटिफिक नेम। फौना में अगर देखें टाइगर्स हैं, यहाँ पे लेपर्ड हैं, स्लॉथ बियर हैं, जैकल है, वॉल्फ डियर, पॉर्क्यूपाइन, हाइना एक्सेट्रा। टाइगर का अगर आईयूसीएन स्टेटस देखें तो इट इज एंडेंजर्ड। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका दैट इज अबाउट द चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन लद्दाख। तो चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे ही न्यूज़ में आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लोकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपकी पेंगोंग सो लेक जो है वो भी इसी के अंदर आ जाती है, सो मोरेरी है वो भी इसी के अंदर आती है, वन मोरिस है वो आगे देख लेते हैं कौन सी है। तो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा एंड इन्होंने बोल दिया है कि ठीक है इंडियन एयरफोर्स का बेस बन सकता है चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्टर्न लद्दाख में। तो उसके पास ही ये सेटअप रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स का बेस बनाना है वहाँ पे, तो अभी NABL ने अलाउड कर दिया है कि येस दे कैन। तो चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें तो लद्दाखी चांगतांग प्लेटू है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, तो वहीं पे लाई करती है। और यहाँ पे लेक आ जाती है आपकी पेंगोंग सो मुरीरी और सोकर। तो देयर आर 3 लेक्स इनसाइड द चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंगोंग सो मुरीरी एंड सोकर। फिर फौना की बात करें तो स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं, अबंडेंस में है। तिब्बतन एंटीलोप है जो कि डियर की तरह लगते हैं और तिब्बतन वॉल्फ भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात आई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक्ट के थ्रू पास करा गया है। और एक्ट कौन सी थी? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको WPA एक्ट 1972 भी कई बार कह देते हैं। अब ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है दैट इज एडवाइजरी इन नेचर और ये एडवाइसेस देती है सिर्फ, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एडवाइस देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि कैसे पॉलिसीज़ को बनाना है और कैसे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंटिन्यू करना है कंट्री के अंदर। यानी कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ और मेजर्स होंगे वो कौन बनाएगा? आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। प्राइमरी फंक्शन देखिए अगर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, तो दैट इज टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो इन दोनों चीज़ों की कंजर्वेशन और डेवलपमेंट करना, वाइल्ड लाइफ और आपके फॉरेस्ट। और इसके अंदर पावर है टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स और अप्रूव करना प्रोजेक्ट्स को इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करी जाएगी बाउंड्रीज की नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ। तो मतलब जो भी ऑल्ट्रेशन होती है, कोई भी बाउंड्री सेट करी जाती है कि इतना जो है ये सारा एरिया नेशनल पार्क डिक्लेयर होता है, इतना एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेयर होता है, तो वो कौन अप्रूव देता है? आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके बिना नहीं होता। कॉम्पोजिशन देखें कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ।
टोटल 47 मेंबर्स हैं और 47 में से जो 19 मेंबर्स हैं दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और जो बाकी रहते हैं उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट से आएंगे, 2 आएंगे लोकसभा से, 1 आएगा राज्यसभा से, और 5 आएंगे इसमें एनजीओस, और साथ में 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नाउ जो थर्ड टॉपिक है दैट इज अबाउट द अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब ये ऐसे एरियाज होंगे जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, पर वहां पे लोग जो रह रहे हैं ना वही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, तो वो लोग ही क्या करेंगे, उस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मतलब ये जो OECM का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, ये हमें क्या बताता है कि इट्स नॉट कि हमें हर बार ही प्रोटेक्टेड एरिया किसी चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो इनको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि क्या है प्रोटेक्टेड एरिया, क्या चीज है, पर वो कम्युनिटी ही वैसे डिजाइन होती है कि उनको पता है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। लाइक योर ट्राइबल्स में ये काफी ज्यादा होता है। चलो न्यूज में क्यों था, रिसेंटली 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस होती है, कांग्रेस मतलब मीटिंग होती है। द नीड टू फोकस मोर ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, तो मतलब जो ये अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं इनके ऊपर डिस्कस करने की बात करी। 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस हुई, जिन्होंने बोला हमें OECM के ऊपर फोकस करना है, डिस्कस करना है कि कैसे ये लोग जो है एक यूनियन की तरह फील करते हैं टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी। तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई इन द 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस। अब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो ये कोई भी ज्योग्राफिक साइट हो सकती है जो कि किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर नहीं है एंड डिलीवर करती है लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अंडर द इक्विटेबल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। जैसे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, ये इन सबसे बाहर होता है। जो आपका अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं ये इनसे बाहर होता है, और इसमें लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करी जाती है। सेम गवर्नेंस होती है, सेम मैनेजमेंट होती है जैसे कि गवर्नमेंट करती है, पर यहाँ पे कौन इन्वॉल्व रहते हैं, कोई ना कोई कम्युनिटी में आपके ट्राइबल्स भी आ जाते हैं। तो चलिए OECMs के बारे में ये इंपॉर्टेंट था। और ये पब्लिक में भी हो सकता है, इंडिविजुअल प्राइवेट लैंड्स के ऊपर भी हो सकता है, कम्युनिटी लैंड्स पे भी हो सकता है, इंडिजीनियस टेरिटरीज में भी हो सकता है। एंड इट रिप्रेजेंट दैट कंजर्वेशन आउटकम इज पॉसिबल आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। इससे पता चलता है कि आफ्टर लुकिंग एट द अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, इसको देख के पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है किसी भी चीज को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इवन उसके बाहर भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। एंड पीपल इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड। जो लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला आर्टिकल आता है आपका महोबा देसावाड़ी बीटल लीफ। ठीक है, ये आपकी न्यूज में आ जाती है, क्यों, क्योंकि जो ऑनगोइंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं और इनपुट कॉस्ट जो कि इंक्रीज करती जा रही है, उसमें जो कल्टीवेशन है महोबा देसावाड़ी बीटल लीफ की, वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। और ये कहाँ पे होती है, जनरली यूपी में। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं इसको खाने के, बीटल लीफ जो रहती है, तो इसी वजह से ये न्यूज में है। मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, और इसकी जो कॉस्ट है बिकॉज क्लाइमेटिक वेरिएशन होती जा रही है तो इसके कॉस्ट भी इंक्रीज करती जा रही है। दैट्स वाई आपका महोबा देसावाड़ी बीटल लीफ न्यूज में आ जाता है। तो ये जो महोबा देसावाड़ी बीटल लीफ है is one of the few betel leaf varieties in the country that has received GI tag, geographical indication tag। तो इसको geographical indication tag भी मिल रखा है, और इसका जो साइज है वो नॉर्मली बाकी बीटल वेराइटी से ज्यादा बड़ा है। इसकी जो खुशबू है वो भी काफी यूनिक है, कम फाइबर है और थोड़ी सी बिटरनेस होती है टेस्ट में, और स्वीट टेस्ट भी मिक्स है। इसके बाद जो वैरायटी है वो हाईली ससेप्टिबल है, यानी कि सेंसिटिव है टू द क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन, और इसको काफी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो अब हमने बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 दैट इज द क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें फाइट करनी है। तो वैसे ही ये जो आपका महोबा देसावाड़ी बीटल लीफ है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये चेंजिंग क्लाइमेट की तरफ, तो उसी वजह से इसको प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा लग रहा है, तो तभी इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज देखने को मिली इनसाइड उत्तर प्रदेश।
इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये विकीपीडिया से मैंने उठाया था। तो क्योर फॉर द एक्ने, ब्लैक स्पॉट्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ हैं, और जो भी स्किन अल्सरेशन हो जाती है, एलर्जीज होती हैं, इचीनेस और बॉडी ओडर होता है, उन सभी के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है। देन देयर इज़ अ सनफ्लावर ऑयल, न्यूज़ में आ गया, थोड़ा सा ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ये आपका एनवायरमेंट से भी रिलेटेड हो जाता है अमंग द स्पीशीज। तो वाई न्यूज़, क्योंकि सेंटर ने हाल ही में डिसकंटिन्यू कर दिया है टैरिफ रेट कोटा को फॉर द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल फॉर 2023 to 24। तो क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया टैरिफ रेट कोटा को। तो ये टैरिफ रेट कोटा क्या होता है, ये कोई सा एक कोटा होता है फॉर अ वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट दैट एंटर इंडिया एट अ स्पेसिफाइड रेट और नील ड्यूटी। तो मतलब ये कोटा दिया जाता है, कोटा मतलब एक तरह से रिलैक्सेशन दे दी जाती है। कंसीडर करो, इतना बोला गया था कि ₹65,000 करोड़ पे तक लिमिट है, अगर इससे पहले इंपोर्ट हो रहा है तो आपको कोटा दिया जाएगा, पर जैसे इस लिमिट को क्रॉस कर दिया जाएगा तो इसको फिर खत्म कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोटा पहुंच जाता है, ये वाली लिमिट पहुंच जाएगी, तो उसके बाद नॉर्मल टैरिफ अप्लाई होते हैं, नॉर्मल टैक्सेस अप्लाई होते हैं ऑन द इम्पोर्ट्स। तो और इंडिया की अगर बात करें तो इम्पोर्ट करते हैं अराउंड 85% ऑफ सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। फिर गिर कैटल आपके न्यूज़ में आ जाते हैं। गिर कैटल क्यों न्यूज़ में आए, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, उन्होंने सक्सेसफुली क्लोनिंग कर दी है गिर काऊ की और नाम रखा है गंगा। ठीक है, गिर काऊ एज यू कैन सी इन द पिक्चर टू। तो गिर काऊ है ये, और इसकी क्लोनिंग कर दी है, मतलब इसी के जीन्स लेके एक नया क्लोन बना दिया है, जो कि एज इट इज सेम जेनेटिक कॉपी देखने को आपको मिलेगी। तो गिर काऊ जो है आपके जेबू से बिलोंग करती है। बोस इंडिकस इसका साइंटिफिक नेम है, बोस इज द जीनस और इंडिकस इज द स्पीशीज। ठीक है, तो इस फैमिली से बिलोंग करती है जेबू, जेबू फैमिली। और पॉपुलर है क्योंकि इसका काफी डोसाइल नेचर है, और साथ में जो मिल्क है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। और मेन नेटिव ट्रैक देखें गिर कैटल की तो वो सौराष्ट्र रीजन है आपका, गुजरात वाला। इस तरह से ये गुजरात वाला एरिया आ गया, और स्पेशली एरिया अराउंड द गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़, तो ये नीचे वाले एरिया में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द जूनागढ़, भावनगढ़ एंड राजकोट। इसके अलावा जो गिर कैटल हैं दे आर वेरी हार्डी एंड वेल नोन फॉर दियर टॉलरेंस टू कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड रेजिस्टेंस टू वेरियस ट्रॉपिकल डिजीज। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है इनकी अगेंस्ट द डिजीज, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र रीजन याद रखना है गुजरात का, वहां पे काठियावाड़ जो ये एरिया ना, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो रेयर करती हैं इन गिर कैटल्स को, तो वो है रबाड़ी ट्राइब, जैसे पिक्चर में लगाई है, दिस इज द रबाड़ी ट्राइब, आहेर ट्राइब, मेर कम्युनिटी, तो ये सारे ही गिर कैटल्स को रेयर करते हैं। आफ्टर दैट सी स्लग्स, वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म, न्यूडी ब्रेकिया भी इसको कहते हैं, काफी यूनिक बॉडी होती है इनकी। अगर कलर भी देखोगे आप तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, नॉट ओनली इन द ब्लू और द ब्लैक कलर, बहुत सारे कलर्स होते हैं। जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं ना एट द बॉटम ऑफ योर ओशन, जो सरफेस के पास होते हैं, तो वहीं भी आपको ये भी देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद द सी अर्किन्स हो गए, स्टार फिशेज हो गई, तो उसी के साइड में आपको सी स्लग्स भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में ये न्यूज में था, क्यों था, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उन्होंने डॉक्यूमेंट करा है यूनिक स्पीशीज ऑफ न्यूडी ब्रैंक सी स्लग्स फ्रॉम द विशाखापट्टनम कोस्ट। तो विशाखापट्टनम कोस्ट जो कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ गई आपकी, तो यहाँ पे नई और यूनिक स्पीशीज मिली है न्यूडी ब्रैंक सी स्लग्स की, तो इसी वजह से ये न्यूज में आ जाता है। तो जो सी स्लग्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, स्लो मूव करते हैं, ओशन क्रिएचर्स होते हैं और ब्राइट कलर्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। काफी यूनिक पैटर्न देखोगे, देखो इसका डिजाइन कितना सुंदर है। और पिक्चर्स आप इसके सर्च करना तो आपको बहुत सारी यूनिक चीजें मिलेंगी अराउंड द वर्ल्ड अबाउट योर सी स्लग्स। और इसका फाइलम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलस्क, और क्लास जो आती है दैट इज गैस्ट्रोपोडा। शैलो एज वेल एज डीप एरियाज ऑफ ओशन में मिलता है, और ये जो स्लग्स होते हैं ये लैंड पे भी रह लेते हैं। थ्रेट्स क्या हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज करती जा रही है, इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, तो इस वजह से। और जो केयरलेस विजिटर्स आते हैं, आपको पता है सी डाइविंग करते हैं लोग, तो उस वजह से वो लोग इनको उठाने की ट्राई करते हैं, ओवर कलेक्शन कर देते हैं, क्योंकि इनको खाया भी जाता है, ईटेबल होते हैं, तो इस वजह से ओवर कलेक्शन की वजह से भी इनको थ्रेट है काफी ज्यादा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ योर मार्च करंट अफेयर्स। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।